हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने कल के सेशन में आपको पढ़ाया था बाईबैक के बारे में। ठीक है, बाईबैक के सारे कंसेप्ट हमने बता दिया है। ठीक है, चलो देखो, हमने इसके पहले सेशन में आपको बाईबैक के बारे में बताया था। बाईबैक इज द री एक्वाइजेशन बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज। ये क्या है बेटा? री एक्वाइजेशन ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज। एक सेक्शन आपको हमने पढ़ाया था। सेक्शन वो है आपका, कौन सा? सेक्शन 67। 67 में क्या है भाई? रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। क्या बताया गया है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। इस सेक्शन का जो एक्सेप्शन है वो है आपका बाईबैक। ठीक है, चलो। तो फिर हमने बाईबैक में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया कि बाईबैक के केस में खुद अपनी कंपनी अपने शेयर क्या करती है? परचेज करती है। इट मींस कि री एक्वाइजेशन किया जाता है। ठीक है, चलो। एज पर सेक्शन 68। तो उसके बाद हमने बाईबैक बताया, सोर्स बताया, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, और प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स, मतलब कि अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बताया था बेटा कि आप जैसे कि इक्विटी का बाईबैक कर रहे हैं तो बैक साइड से आप प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कर सकते हो? बताओ, फर्दर इशू करके भाई फंड रेज कर लो, उस फंड का यूज बाईबैक करने में कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन हमने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। फिर उसके बाद हमने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर आप एसआर नहीं पास करते हैं तो केवल 10% बाईबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके कर सकते हैं, 10% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमने बताया बेटा कि मैक्सिमम बाईबैक 25% का होगा। फोर्थ कंडीशन, आफ्टर द बाईबैक रेशियो बिटवीन 2:1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेप्ट का और आपका पेड अप शेयर कैपिटल का रेशियो 2:1 होना चाहिए। चलो, फिर उसके बाद हमने बताया भाई फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का आप क्या करोगे? बाईबैक करोगे। कभी पार्टली पेड अप शेयर का बाईबैक नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? पांचवा पॉइंट्स है। उसके बाद 6 पॉइंट में हमने बताया यदि आपके जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा भाई? सेबी के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल 2014, जिसमें रूल नंबर है 17 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो भाई, रूल नंबर 17 में क्या लिखा है? बहुत सारे मतलब पॉइंट लिखे हुए हैं कि आप जब बाईबैक करोगे तो बाईबैक करते समय कुछ पार्टिकुलर्स आपको स्टेटमेंट बना करके आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो वो क्या कंटेंट है? ठीक है, वो सारे कंटेंट्स रूल 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 में आपको बताया जाता है। चलो, उसके बाद देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है कि नो ऑफर ऑफ बाईबैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक। मतलब 1 साल का गैप पीरियड होना चाहिए। अगर आपने भाई 12 मंथ कंप्लीट नहीं किया तो आप बाईबैक नहीं कर सकते। एक बार बाईबैक कर लिया ना तो 12 मंथ क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। चलो, ये देखो बाईबैक विद बोर्ड रेगुलेशन, एक इलिस्ट्रेशन हमने बताया था। तो अभी हमने ऊपर बताया कि 10% आप बाईबैक कर सकते हो टोटल पेडअप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। चलो, फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 में हमने बताया था आपको कि आपको आरओसी को क्या फाइल करना पड़ेगा? भाई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें आपको रूल नंबर 17 के कुछ कंटेंट को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिसमें आपको मटेरियल फैक्ट होंगे, बाईबैक नेसेसिटी फॉर द बाईबैक एंड क्लास आर क्लासेस ऑफ द सिक्योरिटीज, कौन किस क्लास की सिक्योरिटीज है। फिर उसके बाद अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बाईबैक को लिमिट फॉर कंप्लीशन, मतलब टाइम लिमिट बताना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको 14 मैटर्स हैं जो कि रूल 17 में बताया जाएगा आपको। चलो, सिक्योरिटीज टू बी परचेज अंडर बाईबैक सबसेक्शन 5 हो।
देखो भाई, सिक्योरिटी आप टू बी परचेज्ड अंडर बाईबैक, बिल्कुल एक कंपनी क्या कर सकती है, बाईबैक करेगी अंडर बाईबैक के अकॉर्डिंग ही अपने शेयर, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे द ओपन मार्केट से, चाहे वो एम्प्लॉय को ईसॉप द्वारा दिए गए इक्विटी शेयर्स है या फिर आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं, कोई भी आपके पास शेयर्स है तो उनको कंपनी क्या कर सकती है, बाईबैक कर सकती है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आप क्या होता है, ध्यान से सुनो। मतलब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेजुलेशन बार बाईबैक इट्स implemented with the registrar and also will say be such share of such company are at listed on any recognized stock exchange। यदि listed है बेटा तो declaration of solvency has to be form SS9 and verified by affidavit stating to the board director has made full inquiry into the affairs of the कंपनी। प्रॉपर तरीके से क्या करा जाएगा, इंक्वायरी किया जाएगा। कंपनी ऐसे ही किसी को भाई कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर देती क्या, इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट यदि किसी को हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो अब कोई क्रेडिटर उस कंपनी से अपना पेंडिंग डेप्ट को क्या नहीं कर सकता, मांग नहीं सकता, सिंपल सी बात है। चलो, कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। यदि कंपनी कैपेबल है क्या पे करने के लिए अपना डेप्ट या लायबिलिटी, तब कंपनी को 12 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा, 12 मंथ तक उसे इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। इट हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। चलो, ये एग्जाम्पल हमने करा दिया था। टाइम लिमिट क्या दे रखा है फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, 12 मंथ। ठीक है, यदि एक बार क्या पास कर दिया गया है, स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा भाई, बाईबैक करना ही होगा। ठीक है, अब उसे आप क्या नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब आपने क्या किया, बाई बैक कर लिया, तो अब बाई बैक करने के बाद आपको 7 दिन में उन शेयर को, उन सिक्योरिटीज को क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, फिर देखो बेटा, कूलिंग पीरियड, एक बार बाई बैक कर लिया तो आप उस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर को कब तक नहीं इशू कर सकते हैं, 6 मंथ तक कूलिंग पीरियड रहेगा। आपने अभी इक्विटी शेयर बाई बैक किया है तो अब आपको फिर से अगर कैपिटल की नीड है तो आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ यू कैन बाई बैक, सॉरी, फर्दर री इशू। ठीक है, चलो, इशू कर सकते हो फर्दर आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ क्या रहेगा, कूलिंग पीरियड रहेगा। चलो, इनमें however make a bonus issue and discharge its existing obligations, मतलब आप बोनस इशू वगैरह कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, रजिस्टर्ड आप बाईबैक, जब आप क्या करोगे भाई, बाईबैक का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे 10 क्या है, फॉर्म नंबर है। ओके, चलो, शेयर कौन सी शेयर है भाई, कंसिडरेशन कितना आपने बाईबैक में पे किया, कैंसिलेशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज आपने कैंसिलेशन किया कि नहीं किया, फिजिकल डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी है शेयर्स का अगर एक बार आप बाईबैक करते हैं तो। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बाईबैक, सब सेक्शन 10 बेटा, बाईबैक का रिटर्न भी फाइल करना होगा आरओसी को बेटा। ठीक है, कह रहा है रिटर्न ऑफ बाईबैक इनफॉर्म नंबर SH11 along with the fees shall be filed with the रजिस्ट्रार, आपको फाइल और करना होगा और साथ में फीस भी पे करनी पड़ेगी। चलो, द रजिस्ट्रार एंड आल्सो सेबी, सेबी को भी फाइल करना पड़ता है यदि आपकी लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, चलो, कंटेनिंग सच पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द बाईबैक विद इन द डे ऑफ सच कंप्लीशन। ओके, अगर आपको बताया गया है ऊपर के प्रोविजंस में किसी भी प्रकार का क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे कंपनी का कोई ऑफिसर हो, मिनिमम फाइन लगेगी 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, नहीं 3 लाख रुपए। ठीक है, चलो, याद रखना बेटा। अब इलिस्ट्रेशन दे रखा है, कल आपको हमने बताया, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजुलेशन इज सफिशिएंट वेयर द बायबैक इज नॉट एक्सीडिंग 10%। भाई, आपको बोर्ड रिलेशन, केवल बोर्ड मीटिंग ही आप कर लो वही सफिशियंट है। अगर आपने ऑर्डिनरी रेजुलेशन किया
भाई ऑर्डिनरी रेजुलेशन नहीं करना, क्या करना है? अगर आपको 10% का बाईबैक करना है, 10%, तो केवल आप बोर्ड मीटिंग कर सकते हो, वेयर द बाईबैक इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी फेल्स, क्योंकि बाईबैक हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड रेजुलेशन पास्ड एट इस्ट मीटिंग। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, इसलिए रिवीजन कराया गया अभी क्योंकि जो ये पॉइंट है आपका सेक्शन 69 है। ठीक है, बाईबैक जब आप करोगे तो बाईबैक करते समय भाई जिस फेस वैल्यू से आप बाईबैक करोगे, देखो भाई बाईबैक करते समय आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनो। भाई आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, टू क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप अपना क्या बना लोगे भाई, क्रेडिटर बना दोगे, मतलब क्रेडिट कर दोगे। अब उनको पेमेंट पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अब आप क्या करोगे, टू बैंक। ओके बेटा, मतलब आप अब पेमेंट कर दोगे। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के आपके शेयर होल्ड कर रखे हैं, वो आपके शेयर क्या करते हैं, रेडी नहीं होते हैं। किसके लिए भाई, कंपनी को रिटर्न करने के लिए। तो कंपनी को भाई क्या करना पड़ता है, कुछ प्रीमियम पे बाईबैक करना पड़ता है। मतलब शेयर होल्डर को लालच में लाओ भाई, कुछ ज्यादा पैसा उनको ऑफर करो, तो वो क्या करेंगे भाई, अपने शेयर छोड़ देंगे, आपको दे देंगे कि हाँ ले लो भाई, हमको पैसा रिटर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बाईबैक। ठीक है, चलो। तो अब देखो ध्यान से सुनो, अब इसकी फेस वैल्यू सपोज कितनी है, मान लो फेस वैल्यू है आपकी यहाँ पे 100 रुपीज, और बाई बैक किया जा रहा है 125 में, तो 25 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। 100 रुपीज यहाँ जाएगा, 25 यहाँ जाएगा, शेयर होल्डर को क्रेडिट करोगे 125 से, बाद में शेयर होल्डर को पे करोगे 125 बैंक से। ठीक है बेटा, ये आपकी जनरल एंट्री होती है। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप बाईबैक करोगे एक बार, ठीक है, बाईबैक करते समय जस्ट बाईबैक के बाद आपको क्या करना होगा भाई, सीआरआर में इसकी फेस वैल्यू के बराबर जितने से आपने बाईबैक किया है, ठीक है ना, उस फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेक्शन 69 रिक्वायर सर्टेन अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसे सीआरआर बोलते हैं, अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर। अब अमाउंट कहां से ट्रांसफर करोगे भाई, जब ये फेस वैल्यू का, अब क्या करोगे भाई, बोलो, सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, किस अमाउंट को भाई, किसके द्वारा आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, तो आज जिसके द्वारा आपको अभी हमने ऊपर बताया बाईबैक करते हो, जिस सोर्सेस का यूज करके बाईबैक करते हो, हमने ऊपर सोर्स ऑफ बाईबैक बताया था, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर कोई फर्दर अदर क्लास ऑफ शेयर इशू करने से जो कैपिटल रेज करते हो, उसके द्वारा बाईबैक करते हो। ठीक है ना, तो आप सीआरआर को क्या कैसे क्रेडिट करोगे भाई, ध्यान से सुनो, वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम देन सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट। ये देखो बेटा, हमने बताया नॉमिनल अमाउंट कितनी थी यहाँ पे, 100 रुपीज of the shares so purchase shall be transferred to the CRR account. Details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet. भाई आपको डिटेल्स कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, एप्लीकेशन सीआरआर का यूज क्या होता है भाई, सीआरआर का यूज आप क्या करोगे, सब सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 2, ठीक है, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 है, ये कह रहा है कि द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप
अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब कि अनइश्यूड बोनस पे करने के लिए आप सीआरआर का यूज करोगे। ऑफ द कंपनी टू बी इशू टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर। सीआरआर का यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? बोनस को पे करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, चलो अब आगे देखो आपका क्या दे रखा है। सिमिलर यूज ऑफ सीआरआर इज आल्सो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 55 subsection 4 of this act that created when preference share redemption redeemed out profit as provided under section 56 subsection 2 clause C। चलो एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है, कह रहा है सीआर कैन बी यूज टू इशू पार्टली पेड बोनस शेयर। नहीं बेटा, आपको फुल्ली पेड ही क्या करना पड़ेगा? स्वीट इक्विटी शेयर आर फाइन इन डिस्काउंट पोर्शन ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर fails, the capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up अनइशूड शेयर्स, जिसे बोलते हैं बोनस इशू ऑफ द कंपनी टू बी इशू टू मेंबर ऑफ द कंपनी टू फुल्ली पेड बोनस शेयर। ठीक है, पार्टली आप नहीं पे कर सकते हो, याद रखना। फुल्ली पेड बोनस शेयर शेयर हमेशा दिया जाता है, क्योंकि जब आप पार्टली पे किसी को शेयर इशू करोगे तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी भाई। जिस शेयर होल्डर को आप बोनस दोगे उसकी लायबिलिटी अराइज होगी, तो कोई शेयर होल्डर अपने ऊपर लायबिलिटी क्यों लेना चाहेगा भाई? आप हमको बोनस दे रहे हो, साथ में लायबिलिटी भी दे रहे हो, नहीं चाहिए आपके बोनस। तो इसीलिए आपका जो क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखे हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू करे जाएंगे, पार्टली पेड बोनस शेयर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेक्शन 17। अब भाई आपके कुछ सरकमस्टांसेस होंगे जिस केस में आप क्या नहीं कर सकते हो, बाई बैक नहीं कर सकते हो। सब सेक्शन 1 स्टेट्स नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वो अपने सब्सिडरी का या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, देखो भाई, थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनीज, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ठीक है, मतलब कि कोई, देखो हमने ऊपर बताया था भाई कि कोई भाई आपका क्या है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में क्या नहीं कर सकती भाई? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, शेयर नहीं ले सकती। तो सिंपल दे रखा है भाई कि थ्रू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनो, नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स। ये सब्सिडरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरीज कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, इसकी सब्सिडरी या फिर इसकी सब्सिडरी होती तो इसके द्वारा भी यहाँ पे बाय वो क्या नहीं होता, शेयर परचेज नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी। चलो, इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन, ये दो केस में तो आप क्या नहीं कर सकते हो भाई? बाय बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन। भाई एक केस ये भी अलग है, ये सारे केस याद रखना, ये इन दोनों से हटके हैं। क्या है, आपने आपकी कोई कंपनी है, अब क्या करना चाहते हो, बाईबैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ड्यूज को क्या करो, यदि कोई क्या है डिपॉजिट मिच्योर हो चुका है तो उसका रिपेमेंट करो। इंटरेस्ट कहीं पे करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट को मीट आउट करके आओ। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो पहले रिडम्पशन कर लो, उसके बाद आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है तो उसका भी रिडम्पशन करो। आपने डिफॉल्ट कर रखा है ना भाई, रिडम्पशन करना है, मेच्योरिटी आ गई है रिडम्पशन करने की, लेकिन आप रिडम्पशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आ रहे हो भाई बाईबैक करने इक्विटी शेयर का। भाई जब आपके पास पैसा है, लोगों को रिटर्न कर रहे हो, अपने शेयर ले रहे हो बाईबैक करके, तो सबसे पहले जो आपके मेच्योर डिबेंचर है उनका बाईबैक करो भाई। भाई डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करो और अपने डिबेंचर लो। रिडम्पशन, भाई रिडम्पशन बोलते हैं इसे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपने भाई वो क्या दो, कैपिटल रिटर्न करके प्रेफरेंस शेयर लो। भाई सबसे पहले ये काम करो, फिर उसके बाद क्या करो,
आप बाईबैक करो इक्विटी शेयर्स का, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। भाई किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड आपने नहीं पे किया, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया है। रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन इंटरेस्ट देयर ऑन इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, आपने कहीं से लोन लिया था और उस बैंकिंग कंपनी को लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो अभी आप बाईबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो ये आपका सबसेक्शन 1 था, नोट दे रखा है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और अदर सिक्योरिटीज एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी ऊपर जो बताया गया था स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसी के लिए ये नीचे क्या दे रखा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो आगे, वेयर द डिफॉल्ट इज remedied and a period of 3 years has lapsed after such default cease to subsist, such buyback is not prohibited। मतलब आपने डिफॉल्ट किया था किसी भी प्रकार से जो ऊपर अभी बताए गए हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट को होते हुए 3 साल बीत चुके हैं, तब आप पे क्या नहीं होगा, बाईबैक का प्रोहिबिशन नहीं लगेगा। ठीक है, तब आप बाईबैक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अब आपको सबसेक्शन 2 की बात करेंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, फर्दर सबसेक्शन 2 प्रोहिबिट्स द कंपनी फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन सच केस कंपनी हैज नॉट कंपाइल्ड विद प्रोविजंस ऑफ। यदि आप ये प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हो तब भी आप बाईबैक नहीं करोगे। ये कुछ आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट हमने बताया था, इन सेक्शन को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलो एनुअल रिपोर्ट, जो भी एनुअल जाती है, रिटर्न जाती है, वो एज पर सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जाती है। ठीक है, और एक आपका दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सेक्शन 128 है। ठीक है, इन 2-3 सेक्शन को आपको तो याद ही रखना है। फिर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 123 है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड सेक्शन 127। ठीक है, एक आपका इसके बाद चैप्टर आएगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर, उसमें आपको डिविडेंड से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट प्रोविजंस बताए जाएंगे। चलो आगे भाई देखो, एक एग्जाम्पल दे रखा है 27, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने अभी 2 सेक्शन कराए हैं आपके, ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल को अब आपको घर पे करना है। एक सेक्शन हमने कराया 17, सॉरी 70, और एक सेक्शन कराया हमने 69। दोनों सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे भाई। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेक्शन का अच्छे से घर पे क्या करना है भाई, पढ़ करके रिवीजन करना है, समझना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एक नेक्स्ट सेक्शन, आपका सेक्शन है वो आपका डिबेंचर्स। ठीक है, सेक्शन 71। डिवेंचर क्या होता है जानेंगे भाई। डिवेंचर भी आपका एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि मान लो हमारी एक कंपनी है बेटा, हमारी कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, सिक्योरिटी होती है। हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारे डिवेंचर ले लो और हमको एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दो। अब हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम प्रॉपर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, और आपका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसको पे करने में कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रॉमिस के द्वारा जो इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार डिफिनीशन रीड करो बेटा। Debentures includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt while whether constituting a charge on the assets of the company or not, provided that following shall not be treated as debentures. The instruments referred to in Chapter 3rd D of the Reserve Bank of India Act 1934, such other instrument as may be prescribed by the central government in consultation with the Reserve Bank of India issued by a company.
चलो देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो। मतलब ये कह रहा है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी इविडेंसिंग अ डेप्ट। ये क्या है बेटा? एक प्रकार के डेप्ट एविडेंसिंग है। ठीक है। अब ये डिबेंचर आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। सिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं। ठीक है। सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, मतलब कि सिक्योर्ड कैसे होगा? जैसे कि कोई कंपनी जब ये डिबेंचर इशू कर रही है तो कहती है हम अपनी बिल्डिंग को इस पे क्या करते हैं, इस डिबेंचर के साथ सिक्योर्ड करते हैं। अगर हम बाद में आपके डिबेंचर, हमारी कंपनी क्या होती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, हम आपके पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, तो ये बिल्डिंग जो भी है, ये बिल्डिंग आपके डिबेंचर्स के प्रति क्या है, सिक्योर्ड है। आप इस बिल्डिंग को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेना। तो सिक्योर्ड डिबेंचर भी होते हैं, अनसिक्योर्ड। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज, ये देखो चार्ज का मतलब क्या ही होता है भाई। इस जैसे आप जानते हो बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक ऐसे लोन नहीं देता, उसके बदले आपसे क्या लेता है, कोई सिक्योरिटी लेता है ना। मतलब कि आपने अपना, सपोज हाउस क्या कर दिया है, घर को बैंक को बोल दिया कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लो और हमको लोन दे दो। जब हम आपको लोन और आपके इंटरेस्ट पे कर देंगे तो हमारे घर के डॉक्यूमेंट दे देना। बैंक दे देता है। अगर आप लोन या नहीं पे कर पाते हो तो बैंक क्या करता है, आता है और आपके घर की नीलामी कर देता है। जो पैसा उससे रिकवर होता है अपने प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को काट करके आपके पैसे रिटर्न कर देता है। तो सिंपल सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। बस यहाँ पे कंपनी की असेट को क्या किए जाते हैं, सिक्योरिटी के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। चलो, तो जिस डिबेंचर में भाई कोई असेट को क्या किया गया है, चार्ज पे चढ़ाया गया है, तो उसे बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। ऑन द असेट ऑफ द कंपनी आर नॉट, या फिर अनसिक्योर डिबेंचर भी हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड डिबेंचर्स। भाई आपको कुछ डिबेंचर्स हैं जो नहीं ट्रीट किए जाते। जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आपके आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, उन्हें हम नहीं ट्रीट करते हैं। चलो, ये देखो बेटा, दे रखा है आपको ये प्रॉपर तरीके से समरी वाइज। कह रहा है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट वेदर कंटेनिंग अ चार्ज, जिसे हम सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं, आर नॉट, तो इसे अनसिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। एक्सक्लूड मतलब उन डिबेंचर्स को हम, भाई मतलब उन इंस्ट्रूमेंट को हम क्या नहीं मानते, डिबेंचर नहीं मानते, यदि वो इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा इशू किए गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या फिर एनी भाई इंस्ट्रूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको हम डिबेंचर्स नहीं कहते हैं। ओके बेटा, चलो फीचर्स आप डिबेंचर्स अब रीड करो एक बार। A debenture, the smallest units of a sizable amount of loan. When debentures are issued, the applicants are given certificates representing the money they have lent to the company. A debenture certificate is issued by the company under its common seal, if any, or under the signatures of two directors or a director and the company secretary, if he has been appointed. The company pays periodic interest on the amount raised by issuing debentures till they are fully redeemed. A debenture is generally prefixed with the rate of interest which the company intends to pay. हाँ बेटा, चलो मतलब अब डिवेंचर के फीचर्स देख लो। हमने इसमें मोस्टली बता दिया था, अभी ऊपर हमने बताया था ये कंपनी को एक प्रकार से क्या दिया जाता है, एज ए लोन रिसीव करने के लिए इशू किया जाता है, और कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करते जाएंगे। और आपके भाई क्या है, डिवेंचर्स का एक मेच्योरिटी टाइम्स रहेगा, उस मेच्योरिटी टाइम में हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। तो चलो, डिबेंचर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ साइजेबल अमाउंट है। ये क्या है, आप लोन, मतलब भाई कंपनी को जो भी डिबेंचर्स लेता है कंपनी का,
भाई ये एक मान लो डिबेंचर होल्डर है, ये डिबेंचर कंपनी के लेगा तो एक स्मॉल अमाउंट पे करेगा कंपनी को आप लोन के रूप में। व्हेन डिबेंचर आर इशूड द एप्लीकेंट्स आर गिवन सर्टिफिकेट। भाई एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू करता है रिप्रेजेंटिंग, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द मनी दे हैव लेंट टू द कंपनी। मतलब कि ये शेयर होल्डर लेंट कर रहा है मनी किसको, कंपनी को। ओके बेटा चलो सी पॉइंट देखो, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कौन करता है भाई, सिंपल कंपनी। अंडर ये तो कॉमन सील है कंपनी में। अब क्या है, आपका एक सेक्शन आया है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग कॉमन सील ऑप्शनल है। यदि कॉमन सील नहीं है बेटा तो क्या करना होगा, दो डायरेक्टर्स की साइन ले लो, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट है तो एक डिबेंच वो सॉरी एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, डी पॉइंट पे द कंपनी पे पीरियोडिक इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रेज बाय द इशूइंग डिबेंचर टिल दे आर फुल्ली रिडीम्ड। मतलब कंपनी क्या पे करती है, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करती है ऑन द अमाउंट रेज बाय इशूइंग डिबेंचर्स। ठीक है, जितना अमाउंट रेज कर रखी है कंपनी इशू करके डिबेंचर में, ठीक है, टिल दे आर फुल्ली रिडीम्ड। जब तक कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर लेती है शेयर होल्डर्स को, तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके बेटा चलो अब ई पॉइंट पे देखो, अ डिबेंचर इज जनरली प्रीफिक्स। भाई डिबेंचर में हमेशा इंटरेस्ट पहले से फिक्स रहता है, ठीक है। 10% डिबेंचर्स ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और 6%, 10%, 6% अलग अलग रेट होता है। हर एक कंपनी अलग अलग, ऐसा कोई नहीं है फिक्स डिसाइड कि भाई 10% ही आएगा, ठीक है। चलो विच कंपनी इंटेंड टू पे, जिसे कंपनी क्या करती है, पे करती है। चलो एक एग्जांपल दे, नेम 10% डिवेंचर includes that the company shall paid interest at the rate of 10% on outstanding amount till maturity of such debenture। ठीक है बेटा, ओके समझ में आया। जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी तब तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा। चलो आगे देखो, एक पॉइंट दे रखा है, आगे कुछ फीचर्स और हैं। वोटिंग राइट्स इसमें नहीं होता बेटा, डिबेंचर में किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे आपको इक्विटी शेयर्स में क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, आपको डिबेंचर्स में नहीं मिलता है। इन केस ऑफ डिबेंचर एज ए सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 द एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। ओके बेटा चलो इसमें वोटिंग राइट नहीं होता है। उसके बाद आपको बताया गया है डिबेंचर इन द नेचर ऑफ मूवेबल। भाई ये क्या है, एक प्रकार का मूवेबल होता है, सिंपल सी बात है। ओके आगे देखो, प्रॉपर्टी विच इज, एक सेकेंड, विच इज ट्रांसफरेबल एज पर द प्रोविजंस, जो कि ट्रांसफरेबल है एज पर प्रोविजंस कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इशूइंग द डिबेंचर्स। ओके बेटा, विच इज ट्रांसफरेबल एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इशूइंग द डिबेंचर्स। मतलब आप डिबेंचर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, डिबेंचर में भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमने ऊपर भी बता दिया था कि डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी इन फेवर डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, इसमें एक प्रकार का चार्ज होता है, कंपनी की कोई भी असेट उसके प्रति रहेगी, ठीक है। चलो एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर दे में बी रिडीम्ड। भाई इसका एक क्या होता है, मेच्योरिटी पीरियड होता है एट द एंड ऑफ फुल टर्म इन द इंस्टॉलमेंट से दस ईयरली एंड बाई ईयरली आर एनी अदर पीरियड लाइक टू इंस्टॉलमेंट। भाई क्या किया जाता है, पे किया जाता है अमाउंट मेच्योरिटी पे। इन टर्म्स ऑफ इशू में आल्सो प्रोवाइड कन्वेंशंस ऑफ डिबेंचर एट अ मेच्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर। मतलब क्या होता है, कभी कभी कन्वर्जन हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है डिबेंचर का इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो डिबेंचर का कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होते हैं आपके, ठीक है। के पॉइंट पे देखो, द डिबेंचर सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ अंडर सेक्शन
56 सबसेक्शन 4 D ऑफ द एक्ट। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ाया है। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर अंडर अनलेस द कंपनी इज प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है बेटा, ये फीचर थे आपके भाई कम डिबेंचर्स के। आई होप समझ में आया होगा। सारे फीचर्स हमने बता दिए हैं। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी टू शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स भी होता है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी होता है। मतलब कुछ डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उसमें टाइम लिमिट होता है कि हम भाई इतने साल में अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, मतलब कि शेयर होल्डर से ले लेंगे, भाई आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। और किसी किसी डिवेंचर में नहीं होता टाइम लिमिट, चाहे जब कंपनी क्या कर चाहती है, रिडीम कर सकती है। ठीक है, चलो कन्वर्टेबल भाई क्या होता है, भाई इसमें टाइम पीरियड होता है शेयर में कन्वर्ट करने का। सिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी की कोई एसेट के प्रति क्या हो रहता है, सिक्योर्ड रहता है। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा भाई। आपको हमने डिबेंचर्स के बारे में बताया अच्छे से, डिबेंचर के फीचर बताए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, मैनर ऑफ इशू, कैसे डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, आई होप समझ में आया होगा भाई। सेशन को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।